देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। शुक्रवार को अमेरिकी बाज़ारों में आई भारी गिरावट और सोमवार को एशियाई बाज़ारों में मचे हाहाकार के बाद भारत में भी शेयर बाज़ार ने बड़ा गोता लगाया और इस गिरावट की वजह से एक ही दिन में निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए डूबने की आशंका है। साथ ही रुपया एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 66 रुपये 74 पैसे तक पहुँच गया, जो पिछले 2 वर्षों में हुई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। भारत में शेयर बाजार के गिरने की बड़ी वजह बाहरी निवेशकों का भारतीय बाजारों से 2000 करोड़ रुपया निकालना बताया जाता है। चीन के बाजार और अर्थव्यवस्था को लेकर निवेशकों में डर का माहौल है, जिसके चलते वो भारतीय बाजारों से पैसा खींच रहे हैं। बाजार में भारी गिरावट के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा जताया है कि निवेशकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और बाजार जल्द संभल जाएंगे। उधर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि देश के पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है और भारत कई देशों से बेहतर स्थिति में है और उसका बाजार मजबूत है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम विस्तार से उन कारणों की चर्चा करेंगे जिसके कारण शेयर बाजार में ये अभूतपूर्व गिरावट देखने को मिल रही है। इस चर्चा में मेरे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता, जेएनयू में अर्थशास्त्र विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर संतोष कुमार मेहरोत्रा, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के प्रमुख अर्थशास्त्री एसपी शर्मा और दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आलोक पुराणिक। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं परंजय गुहा ठाकुरता साहब आपके शुरू करना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा है कि साहब ये जो सोमवार था, काला सोमवार की संज्ञा इसको दी जा रही है और पिछले 7 वर्षों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, हाहाकार मचा हुआ है। आप इसके लिए किन कारणों को जिम्मेदार मानते हैं और साथ ही वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर जो भरोसा दिला रहे हैं, उनकी बात में कितना दम है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं? देखिए, इसका प्रधान कारण ये है कि चीन में जो एक नया आर्थिक संकट आ रहे हैं, यही प्रधान कारण है। और जो 7 साल पहले जो विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी का दौर अभी तक खत्म नहीं हुई है, यूरोप कमजोर है और जिस रफ्तार से चीन का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहे थे वो कम हो गया। यही आज का शेयर बाजार में जो गिरावट और भारतीय मुद्रा कमजोर होने का प्रधान कारण है। देखिए, हमारा वित्त मंत्री आज जो भी हो, आज हमारा भारतवर्ष का जो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, वो जो भी हो, आज हम उनको पैसे देते हैं। उनका काम ही है आशावादी होना। उनका काम है लोगों को समझाना कि डरो मत, सब ठीक है, हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत बड़ा है। मगर देखिए, ये जो आज जो आर्थिक संकट, जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट आप देख रहे हैं, इसका 2-3 हिस्से में जरा मैं आपका दृष्टिकोण, आपका नजर लाना चाहता हूं। पहला बात है, एक तरह से एक प्रतिद्वंदिता चल रहे हैं अलग अलग देश में कि कौन किसका मुद्रा डॉलर के मुकाबले कमजोर कर सकता है। ये पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। भारतवर्ष के लिए अच्छा खबर यह है कि कच्चे तेल का कीमत कम हो रहा है। हम पूरा जितना एक साल में हम आयात करते हैं, इसका 33% के आसपास ये कच्चे तेल है। तो ठीक है, जब कच्चे तेल का कीमत कम हो जाता है, ये भारतवर्ष के लिए अच्छा है। हमारा डीजल पेट्रोल का कीमत कम होगा, अच्छी बात है। मगर कहानी तो यहां खत्म नहीं होता। हमारा देश से तो हम निर्यात भी करते हैं और लगातार 8 महीना भारतवर्ष का जो निर्यात है वो कम होते जा रहे हैं। ये कारण क्यों? क्योंकि जो खरीदने वाले हैं उनका अगर आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो हम किसको बेचेंगे? हमारा यूरोप में खरीदने वाले जो लोग हैं, वहां पे एक आर्थिक संकट चल रहा है। वहां पे जो ग्रीस का जो आर्थिक संकट का दौर चल रहा है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। भारतवर्ष कहां पे निर्यात करेंगे? जो हम, ठीक है, हम बोलते हैं सरकार का लुक ईस्ट पॉलिसी है, मगर आप देखिए पूर्व देश में भी, चीन में भी, वहां भी स्थिति खराब है। तो एक तरह से अगर पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था खराब होता है तो ये हमारे लिए कभी भी खुशखबर नहीं। ठीक है, मैं आता हूं परंजय आपके पास में। प्रोफेसर संतोष कुमार मेहरोत्रा साहब, आप कितना सहमत हैं जो परंजय कह रहे हैं और क्या यही मूल कारण है आज ये जो जिसे काला सोमवार कहा जा रहा है, शेयर बाजार में आई जो गिरावट है जिसे अभूतपूर्व कहा जा रहा है?
मोटे तौर से मैं सहमत हूँ, मगर कई और कारण भी हैं। जी। एक तो देखिए, दो साल पहले जब तेल का दाम काफ़ी तेज़ था, तो वो देश जो तेल का निर्यात करते हैं, उनके पास पैसे खूब इकट्ठा हो रहे थे और वो पैसे को फिर इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो हमारा मार्केट धीमे धीमे बढ़ता रहा था। मगर अब जब ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से गिरते चले गए हैंगे, तो वो देश जिनके पास पैसा इकट्ठा हो रहा था, उनके पास पैसे की कमी हो रही है, तो वो इमर्जिंग मार्केट्स में पहले जो इन्वेस्ट किया था वो निकाल रहे हैं। एक तो ये कारण है, ये एक सिर्फ अंडरलाइंग कारण है जिसके बारे में परंजय ने नहीं चर्चा करी। चीन के बारे में बिल्कुल सही चर्चा करी। चीन की स्थिति गंभीर इसलिए है, दो मोटे कारण हैं। उनकी जो एक तो ग्रोथ रेट कम हो रही है, मगर उसकी ग्रोथ रेट कम होने का कारण भी समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि दे हैव ओवर इन्वेस्टेड जी। और वो ओवर इन्वेस्टमेंट एक्सेसिव बोरोइंग की वजह से था, और वो एक्सेसिव बोरोइंग अब इस स्थिति में पहुंच गई है कि अब बोरोइंग करके लोकल गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइवेट एंटरप्राइज अब इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं सकता है। तो वो स्थिति, बैंकों की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। और तीसरी बात यह है, आज जो हुआ जी कि ग्रीस की सरकार में मतभेद हुआ, जिसकी वजह से 25 उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कट के अलग हो गए हैं। तो ग्रीस का जो संकट है, जिसकी वजह से यूरोजोन में संकट बढ़ने की संभावना है, वो है। तो तीसरा कारण ये है। तो ये तीन कारण हैं जिनकी वजह से ये संकट और बढ़ा है, जो मार्केट हमारे ऊपर असर आया है। एसपी शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हैं, प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। एसपी शर्मा साहब, हम कारणों की बात कर रहे हैं जो ये ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। क्या चीन, अमेरिका, ग्रीस के बाज़ारों में आई गिरावट और दूसरे एशियाई देशों में हुई गिरावट हमारे लिए इतना बड़ा कारण है कि उस पर इतने बड़े पैमाने पर सूचकांक गिर जाए कि 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का घाटा होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि मार्केट्स हमेशा सेंटिमेंट पे चलती हैं। जब कभी उछाल भी आते हैं, जैसे ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका का शेयर बाजार उछलता है या चीन का उछलता है, तो साथ ही भारत का भी उसी दिशा में जाता है। ये तो एक ग्लोबल कनेक्टिविटी है कि मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलती हैं। जो भी हमें बाहर देखने को मिलता है, क्योंकि हम भी उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो हमारी मार्केट भी उसी तरीके को फॉलो करती है। दूसरा, जो मल्होत्रा साहब ने 3-4 कारण बताए, उनसे मैं सहमत हूँ। और चौथा कारण, जो सबसे बड़ा कारण भी माना जा सकता है, डिमांड में स्लो डाउन है। वो किसी एक कंट्री में नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड डिमांड में स्लो डाउन हुआ है। वो चाहे अमेरिका हो या चीन हो या भारत हो, हमारे भी डिमांड में स्लो डाउन है, जिस वजह से हमारा भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी इम्पेक्टेड है। पीछे काफ़ी वर्षों से जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो स्लो डाउन ट्रैजेक्टरी में है। तो मैं समझता हूँ कि वो डिमांड में स्लो डाउन क्यों है जी, उसकी एक वजह है कि जो ज़्यादातर ग्रोथ है वो फ्रेजाइल है और वो स्टिमुलेटेड है, जो पैसे से ड्राइव किया जा रहा है। जो कि जो मंदी आई थी 2008 में, उसके बाद जो डिमांड में स्लो डाउन आया था, उसके बाद जो बहुत सारे इकॉनमीज़ हैं उन्होंने अपना इकॉनमी को स्टिमुलेट किया। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए, इन्वेस्टमेंट्स इन द सेंस के लोगों को पैसा दिया गया कि वो इन्वेस्टमेंट करें, और स्टिमुलस दिए गए, इकॉनमी को उभरते हुए बाद में देखा गया। अगर आप देखेंगे जो 1930 में रिसेशन हुआ था, जो कि ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, उसके 10 साल बाद अगर कोई स्टडी कर लेता है, उसके जो अगले 10 वर्ष थे, जो 1930 से लेकर 40 तक का समय था, आपको सेम मिलेगा। ठीक है। 3-4 साल के बाद ऐसा हुआ था 1934 में कि बहुत बढ़िया रिकवरी हो गई है, तो मार्केट एकदम से शार्पली ऊपर गए थे। फिर पता चला कि रिकवरी नहीं है, मार्केट्स एकदम से डिक्लाइन हुए। फिर पता चला कि रिकवरी है, फिर मार्केट्स, वही हाल अभी भी हम देख रहे हैं। 2008 से लेके कई बार ऐसे उतार चढ़ाव हो चुके हैं जिसमें पता चलता है कि रिकवरी हो गई है, मार्केट शार्पली ऊपर जाते हैं, न्यू हाई बनाते हैं, पता चलता है रिकवरी नहीं है, मार्केट्स न्यू लो बनाना शुरू कर देते हैं। आलोक पुराणिक साहब, अभी जो कारण गिनाए गए परंजय गुहा ठाकुरता साहब ने, संतोष मेहरोत्रा साहब ने और एसपी शर्मा साहब ने, उसके अलावा भी कोई और कारण आपकी नज़र में है? और दूसरा सवाल ये कि
न सिर्फ ये कि शेयर बाज़ार लुढ़का, बल्कि जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत थी उसमें भी गिरावट आई। ये शायद कम होता है, दोनों चीज़ें एक साथ हों। देखिए, तो शेयर बाज़ार हमेशा, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, तो शेयर बाज़ार उम्मीदों और आशंकाओं के आतंकवाद पे काम करते हैं। उम्मीद से मतलब कि एक छोटी सी उम्मीद पे इतनी बड़ी बढ़ोतरी तान दी जाती है कि एक दिन में 1500 पॉइंट चढ़ जाता है। यही मैंने डिस्कस किया था करीब 1.5 साल पहले, एक दिन में 1000 पॉइंट से ऊपर चला गया था। और जब आशंका होती है तो इस कदर होती है कि सब कुछ आज ही डूब जाएगा और वो 1600 से नीचे। जी, एक तो ये जो स्टॉक मार्केट का एक दिन का फ्लक्चुएशन है, इसको इस बात से बिल्कुल ना जोड़ा जाए कि इकॉनमी बिल्कुल चौपट हो गई, एक रात में कुछ ऐसा हो गया। चीन के बारे में आप एक चीज़ समझ लें कि आज कल 5 साल, 10 साल, 20 साल पूरे विश्व को तैयार होना चाहिए कि वहाँ इतना विकट समस्या आने वाली है कि उसको पूरे वर्ल्ड को एक बार एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। चीन के साथ कई दिक्कतें हैं, ग्रोथ तो डाउन हो रही है तो अलग मसला है। चीन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है किसी को नहीं पता। अभी बैंक्स के पास कितना बैड डेट है, कितना फेयर डेट है, ये किसी को नहीं पता। कंपनी काम कैसे कर रही है, ये किसी को नहीं पता। तो वहाँ भी हाल का जो आप देखें तो सरकार के काम करने का तरीका क्या है कि सरकार ने स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के लिए लोन दिए इन्वेस्टर्स को कि लोन लेके आप इन्वेस्ट कीजिए। अब मार्केट डूब गया। अभी सरकार की मर्जी से स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं चल सकता, लेकिन जो चीन की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो इस चीज़ को अभी ग्रास्प करने में विफल हो रही है। तो चीन एक टाइम बॉम्ब है बेसिकली। ये समस्या जो कल देख रहे हैं आप, ये तो बहुत छोटी समस्या है। 5-10 साल में हो सकता है कि चीन इस कदर एक्सपर्ट हो जाए कि उसका रास्ता फिर किसी एक देश के हाथ में ना हो। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि इंडिया को लेके इतनी चिंता की आवश्यकता मुझे दिखाई नहीं पड़ती। इंडिया को अगर आप सारे फैक्टर्स देखें, इन्फ्लेशन रेट हमें कम होता हुआ दिख रहा है, इंटरेस्ट रेट आने वाले 1 साल में कम होते हुए दिख रहे हैं। अभी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, निराशाजनक दिखाई नहीं पड़ रही है। और चीन को आप ये मान के चलें, चीन का जो कहीं अहित होना है उसमें इंडिया का हित भी होना है। विश्व के बड़े इन्वेस्टर्स को पैसा लगाना है। तो चीन में अगर अनिश्चितता बढ़ेगी तो चीन के कंपैरिजन के बाद ब्राज़ील या इंडिया 2 बड़े कैंडिडेट हैं। तो मैं तो मान के चलता हूँ ये जो बहुत गिरावट है इसका बहुत चिंता आप करें, लेकिन बहुत बड़ा खतरा नहीं है। हाँ, लेकिन चीन का लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है इसको लेकर आशंका बराबर बनी हुई है। लेकिन ये बहुत एक दिन का गिरावट कोई ऐसा नहीं कि इकॉनमी चौपट हो गई। ठीक। परंजय गोयल ठाकुरता साहब, हमने कारणों की ये चर्चा की। अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, और जिसका शुरू में भी मैंने जिक्र किया था कि वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने कहा है, पूरी तरह से आश्वासन दिया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन साहब कह रहे हैं कि साहब घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हमें इसे फेस वैल्यू पे लेना चाहिए, और क्या यह वाकई में चिंता की बात है, और आने वाले दिनों में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे किसी तरह का कोई ख़तरा हो सकता है, जैसा 2007-8 में हमको देखने को मिला था? क्या वो सूरत हाल बन सकती है? कुर्बान जी, पहला बात है कि मैं इतना आशावादी नहीं हूँ जी। अभी अभी जैसे मेहरोत्रा जी ने बताया, शर्मा जी ने बताया, मैं वो जो कहा मैं उनके साथ सहमत हूँ। मैं 2-4 बात और जोड़ना चाहता हूँ जी। देखिए, लगभग 3 दशक 30 साल लगातार हर साल चीन का अर्थव्यवस्था, चीन का सकल घरेलू उत्पाद करीब 10% या 10% से ज्यादा बढ़ रहे थे। ये पूरा दुनिया को आश्चर्य कर दिया। उस समय लोग कह रहे थे हाँ भैया चीन सचमुच जो सूचना दे रहे वो ठीक नहीं है। फिर भी ये चीन का जो अर्थव्यवस्था बाकी पूरा विश्व को एक तरह से, ये 7 साल पहले आर्थिक संकट के बाद एक तरह से पूरा विश्व का जो ग्रोथ है ये चीन से आया है। लगभग 3 साल से हम देख रहे हैं जिस रफ्तार से चीन का जो सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहे थे वो रफ्तार काफी कम हो गया। आज चीन का सरकार कह रहे 7%, और जो स्वाधीन स्वतंत्रता से जो विश्लेषक हो बोले सचमुच 7% नहीं है, 7% से भी कम। तो एक तरह से ये भी एक नया तरीका के, इसको आप रिसेशन शब्द अगर आपको पसंद नहीं है तो कहिए ये इकोनॉमिक स्लो डाउन। दूसरे जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, देखिए आज अगर वाणिज्य देखेंगे, चीन भारतवर्ष के सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, और सिर्फ भारतवर्ष ने, ऐसे बहुत सारे देश हैं। अब अगर चीन में जो अभी कहा एक रियल एस्टेट बबल है, एक एसेट बबल है, वहां का सरकार बार बार पैसा डाल के शेयर बाजार को ऊपर लाने का कोशिश चल रहा है, ये क्या सचमुच कम्युनिज्म है या पूंजीवाद है? ये अलग एक चर्चा का विषय है। मगर
असलियत ये है कि अगर पूरा विश्व में एक तरह से कंपटीशन लग गया, प्रतिद्वंदिता लग गया कि एक सब लोग समझते हैं कि हम ज्यादा निर्यात करेंगे और कैसे निर्यात करेंगे, हमारा मुद्रा को हम कमजोर बना देंगे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। अगर पूरा विश्व में एक तरह से कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन चलेगा, एक तरह से जो मुद्रा के एक युद्ध लग गया, करेंसी वॉर्स लग गया, तो खरीदने वाले कौन है? सब लोग चाहते हैं हम निर्यात करेंगे, मगर अगर खरीदने वाले नहीं है, अगर यूरोप में संकट चल रहा है, अगर चीन जैसे खरीद रहे थे नहीं है, तो ये मैं समझता हूं चिंता का विषय है। हाँ, भारतवर्ष का इस वक्त, हाँ, हमारा विदेशी भंडार बहुत बड़ा है, अच्छी खबर है कि कच्चे तेल का कीमत कम हो रहा है, मगर आप 1-2 साल के बाद अगर देखिए, जैसे 7 साल पहले अगर पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था खराब हो जाते हैं तो हमारे देश में निवेश करने वाले भी कितने लोग हैं? ठीक है, हम कहेंगे जो एक कंपनी जो चीन में निवेश करता है वो आज भारतवर्ष में, मगर अगर पूरा माहौल इतना खराब हो जाता है, एक तरह से वो कहा ना डबल डिप रिसेशन, एक लग रहा है ये जो आधुनिक हम सूचना प्रयुक्ति का युग में है, ये WWW चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे चल रहा है, और ये जो असाधारण जो एक तरह से अनिश्चितता आ गया आज पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था में, ये मैं समझता हूं किसी के लिए अच्छा नहीं है और भारतवर्ष के लिए भी अच्छा नहीं है। संतोष मेहरोत्रा साहब, कुल मिला के बात ये निकल के आ रही है कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, हालांकि कॉशियस अप्रोच रहनी चाहिए और हमें अपनी नीतियों को सुधारने की ज़रूरत है। तो वो नीतियां क्या हों, वो संकेत क्या हों जिससे अर्थव्यवस्था में एक विश्वास का माहौल पैदा हो और शेयर बाजार आए, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल असर होता है कि शेयर बाजार गिरता है तो किसी देश का, तो उससे लगाया जाता है कि शायद उस देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है। देखिए, चीन देश में अनिश्चितता जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पैसा चीन से निकलेगा और चीन दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट है जी, तो वो, जैसे मेरे एक साथी ने कहा, तो वो भारत और ब्राज़ील जैसे देशों में ही जाएगा, तो हमें तो इससे फ़ायदा ही होने वाला है। ये मार्केट बहुत जल्दी फिर से स्टेबलाइज करेगा, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात ये है जो अभी तक किसी ने उठाई नहीं, मैं भारत की नीतियों पे 1 मिनट आता हूँ, मगर दूसरी बात यह है कि अगले महीने अमेरिका का जो फेडरल रिज़र्व बैंक है उसकी मीटिंग होगी। जैसे हर 2 महीने पे हमारे यहाँ गवर्नर RBI मीटिंग करते हैं और उसके बाद रेट पे डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट, वैसे ही जैनेट येलेन वहाँ फेडरल रिज़र्व की मीटिंग करेंगी। तो जो ये संकट आया है और अमेरिका की आर्थिक स्थिति में कोई बहुत सुधार तो है नहीं, तो वो रेट बढ़ाएंगी नहीं। जो डर हमारे देश में अभी तक रहा है कि अमेरिका की रेट अगर बढ़ गई तो हमारे यहाँ से पैसा और भागेगा अमेरिका की ओर, तो वो बढ़ाने नहीं वाली हैं, लगता नहीं कि वो बढ़ाएंगी इस स्थिति में, जिसकी वजह से ये एक और कारण है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हमारे लिए बेहतर ही होगी। इसमें और अब मैं भारत पे आता हूँ, भारत की नीतियों पे आता हूँ, जो आपने सवाल मुझसे किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़िया हैं, हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घट रही है, मगर दिक्कतें भी हैं जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि बैंक्स की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है। बैंक्स लेंड करने के लिए तैयार नहीं हैं, कंपनियां ओवर लीवरेज्ड हैं तो कंपनियां बोरो करने के लिए तैयार नहीं हैं, इस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हमें हमारा सकल घरेलू उत्पाद, हमें विकास दर को बढ़ाना है तो कुछ तो हमें चाइना के मुकाबले अपनी एक्सचेंज रेट को गिराना पड़ेगा। रुपए की कीमत घटेगी, यानी कि आज 66 हुआ है तो वो 67 और 68 भी हो सकता है और वो करना पड़ेगा, वरना हमारे एक्सपोर्ट्स देश विदेश में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ठीक, मगर इस समय जो एक स्थिरता देने वाली कारण कि पब्लिक
जी। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से एक बिजनेस साइकिल फिर से बढ़ सकता है, ये उम्मीद लेकर के हम आगे चल सकते हैं। ठीक, एसपी शर्मा और साहब। ये भी संभव है कि एक दो महीने में गवर्नर रिजर्व बैंक हमारी इंटरेस्ट रेट गिराएं। जी एक कारण ये भी हो सकता है कि ठीक है। इन्वेस्टमेंट साइकिल फिर से बढ़े। ठीक, एसपी शर्मा साहब, इंडस्ट्री किस तरह से देख रही है और उसकी क्या उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं सरकार से? देखिए, सबसे पहले तो जो रुपी है उसमें स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि डेप्रिशिएशन से ठीक है कि हमारा जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ता है, लेकिन साथ ही हम एक बहुत बड़े इंपोर्टर भी हैं। जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में डिक्लाइन आया है, जो अभी वो पीछे के काफ़ी सालों के नीचे के स्तर पे पहुंच गए हैं, खासकर क्रूड ऑयल जो अभी 42 डॉलर के मुकाबले चला हुआ है, तो उसका फ़ायदा भारत को तभी मिलेगा अगर हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है। अगर वो ज़्यादा डेप्रिशिएट होता है तो हमारे इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, वापस इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम होगी, फिर आरबीआई रेट कम नहीं कर पाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस समय हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी घोषित हो चुकी हैं, जिसमें से मेक इन इंडिया करके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। भारत को किसी बाजार की ज़रूरत नहीं है, हम खुद में ही अपना बाजार हैं। हमारे पास बहुत बड़ी डिमांड जनरेट हो सकती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो डिमांड जनरेट नहीं हो पाने दे रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कब होगा? जब स्किल डेवलपमेंट होगा। स्किल डेवलपमेंट कब होगा? जबकि ग्रास रूट लेवल पे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होंगी। भले ही बहुत सारी रिफॉर्म्स अनाउंस हुई हैं, लेकिन वो कहाँ तक, किस हद तक इम्प्लीमेंट हुई हैं वो देखना होगा। और दूसरे जो रिफॉर्म्स हुई हैं उनका अवेयरनेस कितना है? क्या हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको फैसिलिटेशन उतना मिल रहा है? कस्टम पोर्ट्स पे क्या हो रहा है? क्या कस्टम ऑफिसर्स जो भी रिफॉर्म्स हो रही हैं उनके बारे में अवेयर हैं? क्या वो फैसिलिटेटर बन गए हैं? ये सब चीज़ें देखना होगा कि हम एक्सपोर्ट मार्केट खाली एक रुपी डेप्रिशिएशन होने से नहीं चलेगा। उसके लिए एक तो ग्लोबल मार्केट में डिमांड चाहिए, दूसरा एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन चाहिए, पोर्ट्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक साथ लेके चलना होगा, तभी जाके हम। लेकिन हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्यों है? क्योंकि ये बार बार क्यों बोला जा रहा है कि घबराना ठीक नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं। आलोक पुराणिक साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी कि इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, समस्या का समाधान अगर हम बात करें शेयर मार्केट के लिहाज से, तो आप ये समझें कि एक छोटे निवेशक को बहुत लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा और एक दिन में 1600-1800 गिरने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कम से कम 10 साल का टाइम फ्रेम रख कर चलना पड़ेगा। मैं आपको फिगर दूँ, 30 सालों में स्टॉक मार्केट 100 टाइम्स ऊपर चला गया, खाली सेंसेक्स। तो जिसने 1 लाख लगाया 30 साल पहले, वो 1 करोड़ का मालिक आज हो गया, सिर्फ सेंसेक्स में पैसा लगा के। इसमें यानी कितने बीच में विस्फोट, कितने घपले, कितने घोटाले, कितने ऐसे दिन आए। तो मेरे कहने का आशय है कि छोटे इन्वेस्टर को इससे दूर हटके एक लंबे समय का 5-10 साल का व्यू पॉइंट लेना पड़ेगा। ये जो एक दिन की गिरावट है, इससे अगर ये अपना व्यू कलर कर लेंगे साहब कि मार्केट डूब गया और निकल जाओ, तो उनका फंसने का इंतजाम होगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करें और लंबे नज़रिए से इन्वेस्ट करें। और ये जो रुपए में गिरावट आ रही है डॉलर के मुकाबले, देखिए, वो तो जैसा कि हमारे सचिव ने बताया, उन्होंने भी बताया कि एक मार्केट चाहे वो शेयर का हो या डॉलर का हो, डिमांड सप्लाई का गेम है। अभी इंडिया में डॉलर इनफ्लो उतना एक्सपोर्ट के जरिए नहीं हो पा रहा जितनी की उम्मीद की जा रही थी। एक्सपोर्ट को लेकर 2 चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी कि पहली बात कि एक्सपोर्ट के हमारे जो टारगेट बहुत एम्बिशियस हैं, क्या उन्हें अचीव कर सकते हैं, हम उस पर रिवाइज़ करें। जैसा शर्मा जी ने कहा कि हम अपने मार्केट पे फोकस ज़्यादा करें। जी। दूसरा ये कि बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही हैं, आपको नए रास्ते निकालने पड़ेंगे एक्सपोर्ट लाने के। तो अगर डॉलर का इन्फ्लो, जो आज आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमारे पास बहुत सॉलिड रिजर्व है, लेकिन ये लगातार रहने वाला नहीं है, तो नए रास्ते तलाशने पड़ेंगे, नए कंट्री तलाशने पड़ेंगे और वो नए आइटम तलाशने पड़ेंगे जो विश्व को हम दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलोक पुराणिक, परंजय गुहा ठाकुरता, संतोष मेहता साहब और एसपी शर्मा साहब। हमारे मेहमानों का भी ये मानना है कि घबराने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस तरह का माहौल बना है शेयर बाज़ार में गिरावट के बाद। लेकिन हाँ, नीतियों को एक बार दोबारा से देखे जाने की ज़रूरत है और जो घोषणाएं हुई हैं सरकार की तरफ से उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और इस बात की कोशिश लगातार रहनी चाहिए कि 2007-8 जैसी हम ना पहुंच पाएँ। इसी के साथ मुझे कुर्बान अली को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।